लोकतंत्र देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर एक बार फिर से विवाद छिड़ गया है। कर्नाटक में एक कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि खाना और जनसंख्या बढ़ाने का काम तो जानवर भी क्या करते हैं। जंगल में सबसे ताकतवर होना जरूरी है, लेकिन इंसानों में दूसरों की रक्षा करना मनुष्यता की निशानी है। साथ ही उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन अलगाववाद की ओर ले जाता है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान पर एआईएमआईएम के नेता सिद्दुद्दीन ओवैसी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी बीजेपी पर जनता को उनकी जरूरतों से जुड़े हुए मुद्दों से भटकाने का आरोप लगाया। एक रिपोर्ट देखें। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। बताइए मोहन भागवत साहब कि क्या भारत का कोई रिलीजन है? आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत बीच बीच में स्वयं सेवकों को संदेश देने के लिए दूसरे कार्यक्रमों का मंच इस्तेमाल करते रहे हैं। इस बार वो सत्य साई यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस के दीक्षांत समारोह में पहुंचे थे। यहाँ उन्होंने कहा कि खाना और बच्चे पैदा करना तो जानवरों का काम है, लेकिन इंसान को ताकतवर बनना जरूरी है ताकि वो दूसरों की रक्षा कर सके। केवल खाना पीना, प्रजा बढ़ाना, ये तो पशु भी करते हैं ना। जो ताकतवर है वो जी लेगा। इज द लॉ ऑफ द जंगल, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। दिस इज ए ट्रूथ applicable to animals, not to humans. In humans, the fittest persons will make others survive. The fittest will help weakest to survive. That is human excellence. Human excellence यानी क्या है? Excellence in everything. मोहन भागवत के इस बयान के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। भागवत का ये कहना कि सिर्फ जिंदा रहना ही जीने का मकसद नहीं होना चाहिए, जंगल में ताकतवर बनना जरूरी है, जंगल में शक्तिशाली ही जिंदा रहेगा, कहकर भागवत ने इशारों ही इशारों में स्वयं सेवकों को संदेश दे दिया। उनके इस बयान को हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुस्लिम आबादी को लेकर दिए बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों का जिक्र करते हुए कहा था कि हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जनसंख्या की असंतुलन की स्थिति भी पैदा न होने पाए। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड उनका प्रतिशत ज्यादा कर देगी। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें, और यह एक चिंता का विषय है। हालांकि बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी को रास नहीं आई ये बात। मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है। इसे जाति धर्म से जोड़ना जायज नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि मुस्लिम की प्रजनन दर पिछले 20 सालों से हिंदुओं के मुकाबले ज्यादा तेजी से कम हो रही है, लेकिन बीजेपी हिंदुओं से ज्यादा प्रजनन दर दिखाकर ये साबित करने में आमादा रही है कि हिंदू खतरे में हैं। हालांकि बाद में सीएम योगी लखनऊ में अशरफ अली के बनाए लुलु मॉल का उद्घाटन करने भी पहुंचे। योगी के जाने पर चुप रहे हिंदू संगठनों को अब वहां नमाज अदा होने पर भी ऐतराज हो गया है। उन्होंने वहां सुंदरकांड पाठ करने की धमकी दी है। बहरहाल संघ प्रमुख ने इशारों में इजराइल की तरह ताकतवर बनने का संदेश दे दिया है और इसकी राह में रुकावट को दूर करने के लिए सख्त कदम उठाने में ना हिचकने की सलाह दे डाली। संघ के लिए इजराइल एक आदर्श राष्ट्र है। वहीं उन्होंने धर्म परिवर्तन रोकने पर जोर देते हुए कहा कि यह लोगों को उनकी जड़ों से अलग कर देता है। इस कार्यक्रम में शामिल दलित और पिछड़ा वर्ग समुदाय के बहुत सारे संतों के संगठन ने एक बयान में आरएसएस के सरसंघ चालक के हवाले से कहा है कि धर्म परिवर्तन अलगाववाद की तरफ ले जाता है। धर्मांतरण व्यक्ति को जड़ों से अलग करता है, इसीलिए हमें धर्म परिवर्तन को रोकने की कोशिश करनी चाहिए।
मोहन भागवत के बयानों को लेकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने तल्ख प्रतिक्रिया दी है। ओवैसी ने कहा है कि मोहन भागवत बेरोजगारी पर बात क्यों नहीं करते, सिर्फ एक समुदाय के खिलाफ नफरत का भाव क्यों है। ओवैसी ने कहा कि भागवत चाहते हैं कि भारत का एक धर्म हो, लेकिन भारत में सिर्फ हिंदू ही नहीं कई धर्मों के लोग रहते हैं। सुनिए, मोहन भागवत साहब को संविधान पढ़ना चाहिए। आप संविधान को कब माने हमको मालूम। अब भारत 75वीं आजादी यौम आजादी मनाने जा रहा है। तिरंगे को आप कब माने, ऑर्गेनाइजर पढ़ लो आप। आपने 3 रंग के बारे में आपके उस वक्त के सरसंघचालक ने क्या कहा था वो पढ़ लो आप। जनगण मन के बारे में आपके उस वक्त के सरसंघचालक ने क्या कहा था पढ़ लो आप। मोहन भागवत साहब, मेरी आपसे गुजारिश है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पढ़िए भारत के संविधान के। वहीं BSP सुप्रीमो मायावती ने कहा है कि बीजेपी और संघ जनता के हित से जुड़े मुद्दों से ध्यान बटाने के लिए इस तरह के विवादित मुद्दे उठाते हैं। बहरहाल बीजेपी और RSS अगले आम चुनाव के लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून और समान नागरिक संहिता जैसे मुद्दे उठाकर हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की कोशिश में हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। और लोकतंत्र में दरअसल बात होगी जनसंख्या नियंत्रण की और स्वयं सेवक जी हाँ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत के उस बयान की जो उन्होंने कर्नाटक में कार्यक्रम में दिया है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ विजय खेरा साहब है जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस की। सुधा जी आपका भी बहुत स्वागत है। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर जी इस वक्त हमारे साथ हैं, नेता है सपा के। बहुत स्वागत है सर आपका। सावित्री चौधरी जी हमारे साथ हैं, जनसंख्या विशेषज्ञ, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय खेरा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ करते हैं। सर ये बताइए कि मोहन भागवत ने कर्नाटक में जो बयान दिया उसके क्या मायने निकाले, क्या कहना चाहते हैं मोहन भागवत? मोहन भागवत जी ने कुछ गलत, सर्वाइवल ऑफ द, ये तो बहुत पहले डार्विन थ्योरी, उन्होंने यही तो कहा शादी होगा वो राज करेगा। हम क्यों विश्व में कमजोर होना चाहते हैं? हमको अगर भारतवर्ष को विश्व में राज करना है तो शक्तिशाली होना होगा। तो शक्तिशाली होने के लिए जनसंख्या का बढ़ना इतनी तेजी से हमें कमजोर करेगा, शक्तिशाली बनने नहीं देगा। ये उनका मायना है और साहब का उन्होंने बिल्कुल सच बोला है। जनसंख्या विस्फोटक के ऊपर यूनाइटेड नेशंस भी कितनी बार चिंता व्यक्त कर चुका है। हम और अकेले चाइना मिला के विश्व का 30% से ज्यादा पॉपुलेशन रखते हैं और अभी अब पता है 2023 में हम चाइना को भी क्रॉस कर देंगे। विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश भारत होगा। तो ये सब समस्या जो खाने की समस्या है और बहुत सारी समस्या है जो उन्होंने बोली है, ये निश्चित रूप से देश को कमजोर करेंगी और इसमें हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। अभी एक बात आई थी आपके कहने में कि ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के श्री योगी जी ने जो बोला है मूल निवासी मुसलमान शामिल हैं, ये आप कोई और कर रहा है इसका वर्गीकरण। हम वर्गीकरण नहीं कर रहे, हम उनकी बात कर रहे हैं जो जबरदस्ती यहाँ घुस के बैठे हैं और जनसंख्या बढ़ाने में लगे हैं। हिंदुस्तान में ऐसे भी करोड़ों लोग घुस चुके हैं, उनकी बात कर रहे हैं हम। और दूसरी बात, अभी वहाँ सांसद शफीकुर रहमान जी ने ये कहा अल्लाह की देन है बच्चे। अब देखिए जरा, अल्लाह की देन है बच्चे, ठीक है, अगर आप अल्लाह की बात मानते तो आप जैसा पैदा हुए वैसे रहिए ना। क्यों आपको कार चाहिए, क्यों मोटरसाइकिल चाहिए, क्यों कपड़े पहनना है आपको? अब उत्तरोत्तर हम तरक्की कर रहे हैं, विकास के रास्ते के मार्ग पे बढ़ रहे हैं, सभ्यताओं के हिसाब से, जीने के हिसाब से व्यवस्थाएं बदलते हैं। आज हमें अगर आवश्यकता पड़ती है कि बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए खतरा है तो विचार करिए इसको धर्म से क्यों जोड़ रहे हैं आप? ठीक है, हम धर्म से नहीं जोड़ रहे। ठीक है, ठीक है जोशी जी, क्यों धर्म से जोड़ने की कोशिश हो रही है इस पूरे विषय को? अभी खेरा साहब कह रहे हैं देखिए हम तो किसी धर्म विशेष की बात ही नहीं कर रहे हैं। अगर ये बयान दिया गया है मोहन भागवत की तरफ से तो इसे एक जाति धर्म के नाम पर आखिर आगे करके क्यों इस पे सियासत की जा रही है? तो पहले अपना एक बयान हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बता देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जोशी जी से सवाल है मेरा, खेरा साहब मैं आती हूँ आपके पास। मूल्यों की बर्बादी क्यों उपजती है? निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी की यही लाइन है और जिस तरह से ये देश को बरगलाना चाहते हैं विभिन्न मुद्दों के, चाहे जनसंख्या का इनका मुद्दा हो, चाहे अन्य मुद्दों को ये लेके आते हैं, निश्चित तौर पे ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। एक हिंदू मुस्लिम के बीच में एक रेखा ऐसी बड़ी खींचना चाहते हैं जिससे इनकी राजनीतिक पिच पे आसानी से बैटिंग कर सके।
निश्चित तौर पे समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी सड़क से लेकर सदन तक इनके खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। जो हेट पॉलिटिक्स का युग इन्होंने प्रारंभ किया है, समाजवादी पार्टी उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ आज आपके बयान के आधार पर, मैं बताना चाहता हूँ जैसा कि ये लोग बात इंगित करना चाहते हैं मुस्लिम लोगों के लिए, मैं बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम महिलाओं में प्रजनन दर जो पहले 4.4% थी 1992 में, अब 2020 और 21 में प्रजनन दर जो है 2.3% हो गई है। ये आंकड़ों की बातें नहीं करते, जमीन की बातें नहीं करते भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये लोग जुमलेबाज लोग हैं। इनका जन क्षेत्र ये नहीं है किस तरह व्यवस्थितता बढ़ाई जाए, समाज का ध्रुवीकरण करा जाए, इस दिशा में काम करना। मैं निश्चित तौर पर कहना चाहता हूँ एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से, प्रवक्ता की हैसियत से, एक जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से आपके चैनल में कहना चाहता हूँ, मुस्लिमों में बहुत आबादी बहुत डाउन हुई है। नहीं, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए जोशी जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की तरफ से हिंदू मुस्लिम की बात हुई क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ जो भी अमेंडमेंट के लिए ला रहे हैं निश्चित तौर पे बैकग्राउंड नहीं, आप लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि हिंदू मुस्लिम की सियासत की जा रही है, एक वर्ग को खास तौर पे टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? अगर जनसंख्या विस्फोटक की तरह हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या इस पे सोचने की जरूरत नहीं है? इस पे राजनीति से बचना नहीं चाहिए क्या जोशी जी? मैं कहना चाहता हूँ, मैं आपके विषय पर आना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ जनसंख्या का कारण कोई धर्म और जाति नहीं है। तो आप लोग नहीं, मैं सीधा साफ सवाल पूछ रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा गया कि क्या मुस्लिमों की आबादी बढ़ रही है इसलिए हम इस कानून को लाना चाहते हैं या फिर लाने की जरूरत है, ऐसा कुछ कहा गया क्या? आप लोग क्यों इस तरह से धर्म के नाम पर इसे बांटने की कोशिश कर रहे हैं? नेहा जी, इनका अध्ययन करते करते हमको 27 साल हो गए हैं। इनको बहुत अच्छे से हम समझते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, इनके बारे में जानकारी रखते हैं, हम अच्छे से इनको जानते हैं और इनके पीछे इनका हिडन एजेंडा कौन चलाता है ये भी हम जानते हैं। और मैं अब आपके विषय पर आना चाहता हूँ, जनसंख्या क्यों बढ़ती है। एज ए शिक्षक होने के कारण मैं बताना चाहता हूँ केवल दो ही कमियों से जनसंख्या बढ़ती है, एक जागरूकता की कमी, एक अशिक्षा। इसको धर्म और जाति पर देखना ये केवल भारतीय जनता पार्टी क्यों देखा जा रहा है सिर्फ धर्म और जाति के आधार पर? ये इस समझ से परे हैं। लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, अब सवाल ये है कि क्या इसे वाकई धर्म जाति के आधार पर बांटना चाहिए या फिर सोचने की जरूरत है कि अगर 22 देशों की जो जनसंख्या है उसके मुकाबले सिर्फ भारत की जनसंख्या है उसके बराबर, तो यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है क्या कि अगर संसाधन सीमित है तो जनसंख्या के बारे में भी सोचा जाए, समझा जाए, या सिर्फ राजनीति और राजनीति के लिए इसका विरोध किया जाए? जी बिल्कुल नेहा जी, आपने जो प्रश्न किया है प्रश्न का उत्तर भी आपके प्रश्न में है। आपने कहा क्या इस पे राजनीति की जाए और कहता कौन है? आप ही लोग जब बताते हैं कि हमारे माननीय आदरणीय मोदी जी ने एक वर्ग विशेष को उसमें मेंशन किया, आपने बताया और हमें मालूम चला, हमने सुना, आपने हमें बताया कि ये चीजें हो रही हैं। राजनीति करवाना कौन चाहता है, इस मंशा पे आप जाइए। और जहां तक जनसंख्या, अगर आपको मालूम है, हमारे भाई बोल रहे विजय खेरा जी कि कुछ बाहर के लोग हैं जो जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, अगर आपको ये डाटा मौजूद है और पता है तो उसे दूर करने का प्रयास करिए। मतलब आपकी देश की जनसंख्या कुछ लोगों के हाथ में है, आपको पता है, उसके बाद भी आप 8 सालों से कुछ नहीं कर रहे हैं, फिर तो ये राष्ट्र के विरोधी काम हो गए। दूसरी चीज, मैं पूरी बात पूरी कर लूं कि विजय भाई जी बोलेंगे। अभी आपके सामने हमारी सावित्री बहन बैठी है, वो बताएंगी। जब आप सच में जहां तक कि आज जो हमारे सरसंघ संचालक का बयान आया है, मैं उस पर आती हूँ। इसके पूर्व आदरणीय गोलवलकर जी का एक बयान था बहुत पहले, जब वो सरसंचालक थे, उन्होंने कहा था कि मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करना पसंद करूंगा, तैयार हूँ। इसके अलावा किसपे कि दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। ये मानसिकता की बात मैंने कोरिलेट किया, मैं उसकी बात कर रही हूँ। ये हमारा बयान नहीं है, मैंने उस बयान को और आज के बयान को, तो जब आप पहले से ही मान के बैठे हो, जब बयानों की बात आती है तो राजनीति करवाने के लिए आप स्वयं मुख में शब्द डालते हो। आपको कोई नहीं कह रहा कि आप करिए। भाई जनसंख्या बढ़ रही है, चीन की जनसंख्या अचानक बढ़ी, उन्होंने अपने मानव को संसाधन के रूप में बनाया, असेट्स बनाया, अपने काम किया, और आज हम विश्व के उच्चतम स्तर पे, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, चाहे खेलकूद में हो, चाहे संसाधनों की बढ़ोतरी में हो, हमारे घर में कंघी तक चीन से आती है। हमारे घर की हर छोटी छोटी चीज
चीन से आ रही है। मतलब उसने अपने मानव संसाधन को, जो जनसंख्या थी, जो उस पे बोझ बन सकती थी, उसने उसको इस लायक बना दिया, जिसको खेल में जाना हो खेल में जाए, जिसको उत्पादन करना हो उत्पादन करे। लेकिन सुधा जी, वहाँ पे भी तो कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे, वहाँ पे भी तो कुछ प्रतिबंध लगाए गए थे। ऐसा तो नहीं है कि चीन ने सो कदम नहीं उठाए। नेहा जी, आप अच्छे पत्रकार हो, ये बताइए 8 सालों से किसी ने रोका था क्या? अगर जनसंख्या की इतनी तीव्रता है तो बिल लाइए ना, आपके पास राज्यसभा लोकसभा में ज्यादातर मेंबर है, बिल आपको जो पास कराना होता है वो आप करा लेते हो। कांग्रेस पार्टी इसका सपोर्ट करेगी क्या? इंदिरा जी ने जब हमारे दो का नारा दिया था तो क्या परिवार को बढ़ाने के लिए दिया था क्या? वो तो सपोर्ट ही था ना कि जनसंख्या हमारे कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, देश की जनसंख्या संसाधन के अनुसार बढ़े, देश के लोग जागरूक बने, शिक्षा लाई जाए, लोगों के बीच में बेरोजगारी और बेकारी दूर की जाए, महंगाई कम की जाए। खैरा साहब कह रही इंदिरा जी ने जब हमारे दो का नारा दिया था और एक छोटे परिवार की वकालत की थी कि एक छोटा परिवार होना चाहिए जनसंख्या को नियंत्रित रखने के लिए, आप कौन सा नया काम करने जा रहे हैं खैरा साहब, और क्यों इसका विरोध होने की बात की जा रही है? 70 साल में ये जो बोल रही थे इंदिरा जी ने कहा था हम दो हमारे दो, जो नारा दिया था वो नारा सिर्फ कामयाब हुआ है हिंदुओं में, ला के बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मुसलमान के नेता आज भी कहते हैं कि अल्लाह की देन है, इसलिए ये सवाल उठा है। और उस समय इसको कानून बनाने के लिए कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी आप लोग नेहा जी आपने पूछा था कि कौन जाति करता है, धर्म कौन करता है? बिल्कुल बीच में नहीं मैडम, प्रश्न का उत्तर नहीं, आप बीच में बोलेंगे तो मैं बोलूंगा। आप लोग करते हैं, है ना? मैंने कहीं भी धर्म के नाम नहीं लिया था, लेकिन भाई आते धर्म का बात कर रहे हैं, अब आप लोग जान सकते हो। अभी इंदिरा जी की पोल खुल जाएगी, अभी मैं बोल तो रहा हूँ। पोल मत खोलिए, अपनी पोल खोलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संबलपुर, he brought a private bill in लोकसभा 2 times। पिछली बातों गले मुर्दे उखाड़ने से अच्छा है आज आप क्या कर रहे हो उसका उत्तर दो। आप लोग तो आज की बात करते ही नहीं हो। आज क्या कर रहे हैं आप ये बताइएगा। कानून लाइए ना, कह तो रहे हैं कानून लाइए, इसके लिए क्या दिक्कत है? आपको बाकी कागज पास कराने में कोई दिक्कत नहीं, तो फिर करिएगा, लेकिन आप रोकेंगे नहीं। नेहा जी ने मैडम ठीक है देखिए, नहीं एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल, एक सेकंड रुक जाए खैर साहब, एक सेकंड मैं आपको भी रोकना चाहती हूँ, सुधा जी आपको भी। अब सवाल है, अगर आप ये कहती हैं कि देखिए इंदिरा जी ने भी ये बात कही थी, हम दो हमारे दो, जागरूकता, मैं एक सेकंड में सर आ रही हूँ, रुक करती हूँ आपका। अगर जागरूकता की उन्होंने बात की थी तो फिर वो जागरूकता से क्या इसे कंट्रोल किया गया या अभी तक कंट्रोल हुआ? नहीं हुआ। लेकिन ऐसे में सावित्री जी, जब ये कहा जाता है कि कानून लाने की जरूरत है, तो इसे आप कितनी जरूरत समझते हैं? क्योंकि जागरूकता से तो वो चीजें कंट्रोल नहीं हो रही है। इससे पहले अगर हम ये कहें कि देखिए ट्रैफिक के लिए जागरूकता की जरूरत है, लेकिन जब तक कानून नहीं बना, क्या लगता है लोग मानेंगे या मान रहे थे? कानून बना, उसके बाद उसको पालन किया गया, नहीं फॉलो करते हैं तो दंड लगाया जाता है, तब लोग उसको मानते हैं। तो क्या आपको लगता है कि इसके लिए भी एक कानून की जरूरत है? जी, मैं आपका और आपके चैनल का धन्यवाद करना चाहूंगी, क्योंकि जिस मुद्दे को कभी कोई छूना नहीं पसंद करता था, उस मुद्दे पे आपने डिबेट बुलाई। दूसरी चीज देखिए कि हम हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। जो आपने कहा है कि जागरूकता, सोचों को जगा सकते हैं, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहे हो उनको कोई नहीं जगा सकता। आज हमारे देश के लोगों को कानून की भाषा ही समझ में आती है। आज जिस तरह से हम महल में अपनी सुरक्षा, हमारे देश में कानून की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आज देखिए हमारे देश का बहुत सारी जटिल समस्याएं हैं, लेकिन उन सभी में से जटिल समस्या है बढ़ती आबादी। और अगर हम इस पर आज भी नहीं चेते, आज भी हम इस कानून को बनवाने के लिए लेट हैं। आज हमारा काम जागरूकता से नहीं चल सकता। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश में आए और सख्ती से वो भाई, चाहे वो सपा के हो, वो किसी भी पार्टी के हो, वो हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते। वो सब जानते हैं कि देश में सबसे ज्यादा सख्त जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। वो चाहे चीन की बात करें, चाहे वियतनाम की बात करें, चीन भी अपने देश में वो लोग कह रहे हैं। अभी ओबीसी का एक बयान में सुन रही थी कि चीन को वापस नॉन पॉलिसी पे आना पड़ा है, चीन की तरह भारत भी पछताएगा। अरे चीन 35 साल के लिए टारगेट करोड़ बर्थ रेट को कंट्रोल किया। जो 40 करोड़ लोगों को पैसा खर्च करना था वो विकास पे खर्च किया। विकास जनसंख्या बढ़ाने से नहीं हो गया,
विकास जनसंख्या को कंट्रोल करने से हुआ था। बिल्कुल, तो हमारे बिल्कुल। देश में भी उसी तरह से कानून है तो कोई मत देख कर काम चल सकता है। हाँ। और मैं अपनी मेरी बहन बैठी है, मैं उनसे कहना चाहूंगी कि कांग्रेस वाकई दूरदर्शी थी। उन्होंने उस समय इस मुद्दे पर बात की और लोगों में जागरूकता फैलाने का काम किया, लेकिन आज अगर लेकिन हर बात के विरोधी नहीं हो सकते। जो देश हित की बातें हैं, देश हित के बिल हैं, उनको लाने के लिए हमें साथ खड़े होना पड़ेगा। आप उसको झुटला नहीं सकते। देखिए आज कितनी बड़ी समस्या है देश में। मनुष्य कहते हैं ना, मनुष्य को ठीक है, देखिए सुधा जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, जल्दी से अपनी बात रखिए। जी देखिए, कहते हैं ना कि मनुष्य को जीने सुधा जी कुछ कहना चाह रही थी, उनका रुख कर रहे हैं, उसके बाद जोशी जी का और खैरा साहब का रुख करेंगे। ओके। चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। जोशी जी, जिस बात का जिक्र अभी ब्रेक पे जाने से पहले सावित्री जी ने किया, और ये कह रहे हैं कि देखिए कानून लाने की सख्त जरूरत है। अब इस बात का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए कि लोग जागरूकता का फैलाई जाएगी तो लोग जागरूकता से समझेंगे कि देखिए जनसंख्या कितनी बढ़ रही है, ये विस्फोटक की तरफ बढ़ रही है, हमें अपने देश को संभालने की जरूरत है, अपने परिवार को संभालने की जरूरत है, संसाधनों की कमी। अब इनसे काम नहीं चलने वाला, अब कानून बनाने की जरूरत है। आपको नहीं लगता कि बिना कानून बनाए काम नहीं चलेगा, लोग नहीं समझेंगे? अभी मैं आपके चैनल के माध्यम से और अन्य चैनल के माध्यम से देख पा रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि एक वर्ग विशेष के कारण जनसंख्या बढ़ रही है। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, आप चुप रहेंगे या कैसे करेंगे डिबेट? मैं आपके विषय में बोला मैडम, पहले तो इनको तरीका नहीं, ठीक है, अगर वो ऑब्जेक्शन कर रही हैं तो उनका अधिकार है। आप बाद में बुलवाइए। हाँ ठीक है, वो बाद में बोलेंगे, लेकिन आप ऐसे नहीं बोल सकते। ठीक है जोशी जी, अपनी बात रखिए। आप इंटरप्ट नहीं करेंगे? मैंने किसी को इंटरप्ट करा आज तक? ठीक है, रखिए अपनी बात रखिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमने पूरे देश में चैनल के माध्यम से देखा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने शब्दों का प्रयोग करा, एक वर्ग विशेष के कारण जनसंख्या बढ़ती है। मैं पूछना चाहता हूँ, मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे बहुत सम्रांत लोग हैं, आप भी एक बहुत बड़ी पत्रकार हैं, मैं पूछना चाहता हूँ क्या संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को एक वर्ग विशेष की बात करना अच्छा है? क्या जब शपथ ली जाती है क्या वो कहते कि हम किसी धर्म जाति वर्ग की कोई बात नहीं करेंगे, सबको समान आचरण करेंगे? क्या उस संवैधानिक शपथ का अनादर नहीं है? मैं पूछना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, कानून लाइफ में हमको दिक्कत नहीं है, हमको दिक्कत तब होती है जब ये धर्म विशेष और जाति विशेष के खिलाफ करते हैं। इसके खिलाफ लड़ाई और इस देश के उत्तर प्रदेश के सौहार्द के लिए, और इसके साथ साथ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो उत्तर प्रदेश की जो संस्कृति है गंगा जमुना तहजीब, इसकी लड़ाई को लड़ने का नाकाम माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी कर रही है। ठीक है, खैरा साहब जवाब दीजिए कि एक वर्ग को टारगेट करने की क्या जरूरत है? ये तो मुख्तार अब्बास नकवी ने भी कहा कि देखिए किसी वर्ग हिंदू मुस्लिम की तरफ नहीं देखना चाहिए, इसे देश के लोगों के लिए देखना चाहिए। वाकई जागरूकता की भी जरूरत है और कानून बनाने की भी जरूरत है, लेकिन किसी एक वर्ग को टारगेट नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन जिस बात का जिक्र अभी जोशी जी कर रहे थे, कह रहे योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमें ये ध्यान रखने की जरूरत है कि जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी पैदा ना होने पाए। ऐसा नहीं है कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो जाए। आंकड़े ये बताते हैं कि मुस्लिमों की प्रजनन दर पहले से पिछले 20 सालों में हिंदुओं के मुकाबले ये कहा जा सकता है कि कम है, लेकिन उसके बावजूद भी उसे ज्यादा दिखाने की कोशिश की गई है। अभी ये वर्ग विशेष की बात कर रहे हैं, उसका जवाब हमसे पहले तो इनके सांसद दे चुके हैं, शफीकुर रहमान जी खुद ही दे चुके हैं। जैसे ही मुख्यमंत्री का बयान आया उसके बाद उनका रिएक्शन देख लीजिए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीकुर रहमान जी, कहते हैं ये अल्लाह की देन है, हम नहीं मानेंगे। आप ओबीसी का बयान सुन लीजिएगा, आज ही धमकी दी उन्होंने, ऐसा नहीं हो सकता है। हम क्या कहें, तो खुद ही बोल रहे हैं, ये धमकी 370 पर दी थी। राष्ट्र हित में जो होगा आप कुछ भी तुष्टीकरण कर लीजिएगा, विपक्ष जितना चाहे तुष्टीकरण करे, चाहे जितना पक्ष ले वर्ग विशेषों का या किसी का, लेकिन राष्ट्र हित में होगा जो भी वो कानून बनेगा और बनाएंगे उसको। ये अच्छी बात है कि आज बहुत सारे मुस्लिम नेताओं ने भी पॉजिटिव बोला है, और अभी डॉक्टर साहब भी पॉजिटिव बोल रही थी कांग्रेस से करीब, और
सपा का तो मुझे नहीं पता, इनका रुख तो बाद में वोटों पे ही जाने वाला है। लेकिन आपने जो वर्ग विशेष की बात की वो सामने आपके सामने सब लोग बोल रहे हैं, तभी हमने को ये कहना पड़ा नहीं, था। लेकिन सर देखिए यार, ये तो विरोधाभास हुई ना आपकी बातों में। अगर मुख्तार अब्बास नकवी ने ट्वीट करके ये कहा कि बेतहाशा जनसंख्या विस्फोटक किसी मजहब की नहीं, मुल्क की मुसीबत है, तो इसे समझने की जरूरत है ना। आप सिर्फ एक सांसद का बयान लेके बैठ जाते हैं, आपके भी तो पार्टी के नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि ये मुल्क की मुसीबत है, इसको इकट्ठे सामना करने की जरूरत है, इसमें हिंदू मुस्लिम क्यों हो रहा है? आज अगर प्रवक्ता की बात को आप महत्व देते हैं, सांसद की तो नहीं देते। मैं ये समझा इसका मतलब, यानी सांसद इनका बेकार है, जो खुलेआम कुछ भी बोलता रहेगा, हम उसको टिप्पणी कर नहीं सकते। हमने तो पहले कह दिया था, धर्म का सवाल ही नहीं है, आज भी कह रहे, कानून एक सा ही बनेगा, संविधान के हिसाब से ही बनेगा, लेकिन लागू सब पर होगा। ये नहीं चाहते कि लागू उन पर हो। धर्म की आड़ में ताकत बढ़ जाएगी उनको, फिर दंगे करवाइए, क्योंकि वो तो इनके जीन्स में है दंगे करवाना, ये फिर कराएंगे, उसी का डर है। इसीलिए हम चाहते हैं सब लोग साथ मिल के चलें, इसीलिए हम चाहते हैं कि हम लोगों में एका बने, हम समझे कि भारतवर्ष की तरक्की विकास कहाँ पर है, कैसे रुक रहा है। ठीक है सुधा जी, मैं आपका रुक करती हूँ एक सेकंड। जोशी जी, क्या शकीफुर रहमान की बातों को तवज्जो दी जाए या फिर नहीं दी जाए, जिस तरह से उन्होंने बयान दिया? देखिए, मैंने आपसे कहा है कि हमारे जो नेता का बयान है वहां से मैंने प्रारंभ किया था। हमारे जो नेता माननीय अखिलेश यादव जी का बयान है वही पार्टी की लाइन होती है, अन्यों पर मैं टिप्पणी कभी नहीं करता। जी सुधा जी, रखिए अपनी बात। ठीक है जी। नेहा जी, संवैधानिक पदों पे हमारे देश में संवैधानिक पदों पे जितने लोग हैं सबकी बातों के मायने होते हैं और हम उनकी बातों को सुनते हैं, उनके अकॉर्डिंगली करते हैं। हर पद की अपनी अपनी गरिमा होती है। जब धर्म और राजनीति के आपने प्रश्न पूछा क्या जरूरत है, मैं भी यही प्रश्न कर रही हूँ, क्या जरूरत है? आपके ही पार्टी के, आपके ही सरकार के दो लोग, एक सीएम के पद पे हैं और एक इन्होंने अभी पद पे अपने त्याग दिया है और त्यागपत्र दिया है। क्यों दिया है, क्या होने वाला है, वो अलग बात है। तो दो लोगों के कॉन्ट्रोडिक्ट हो रहा है ना, एक कहता है वर्ग विशेष, दूसरा कहता है कि नहीं। तो आपने शुरुआत की, आपने एक चिंगारी डाल दी है, अब आप देखोगे कि कौन कौन इस हवा में अपने आप को कर रहा है। आपने शुरू की है, आपको कानून बनाना है, कानून बनाइए ना, क्या दिक्कत है? मैंने स्टार्टिंग में कहा था हमारा देश एकमात्र पहला देश था पूरे विश्व का 1950 में जहाँ पे परिवार नियोजन की बात की गई थी। नेहा जी, हमारे लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए कि हम विश्व के उस देश में हैं जहाँ पे परिवार नियोजन का कॉन्सेप्ट आया था। इसका मतलब हम चाहते हैं अपने देश का भला, अपने राष्ट्र का भला। तो जब राष्ट्र की बात है, उसमें राष्ट्र में फिर धर्म कहाँ से आता है? हम सर्वधर्म संभाव की बात करते हैं, आप लोग जानबूझ के चीजों को ले आते हो। वर्ग विशेष, 80-20, मुस्लिम, हिंदू, दिन भर आप करते हो, आपका खाना नहीं पचता है। फिर आप कहते हो विपक्षी विरोध करते हैं, विपक्षी ये करते हैं। अरे भाई आप मत करो ना, आपके हाथ में राज्यसभा से लेकर लोकसभा, आपके पास मिलिट्री है, आप कर सकते हो। लेकिन आपको रोज सुबह उठना है, एक चिंगारी लगा देनी है, हिंदुओं ने ये किया, मुस्लिमों ने ये किया, राष्ट्र की एकता, शेर दहाड़ेगा, शेर खाएगा, शेर नोचेगा, शेर कुछ भी करेगा। मतलब आप देखिए, सुबह शुरुआत कर देंगे और शाम को बैठ के कहेंगे कि देश में विपक्षियों ने देश को समाप्त करने का, विरोध करने का एक वो कर लिया है। अरे क्यों भाई, आप मत दो ना, आप ऐसे काम ही मत करो कि ठीक है विजय खैरा साहब, यही आरोप बार बार लग रहा है, जिस बात का जिक्र भी सुधा जी कर रहे हैं, कह रहे असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश आप लोगों की तरफ से की जा रही है इस मुद्दे को लाकर। आपकी बात के लिए तो इतना ही काफी है। ये करिए, आप कानून बनाइए, आप सुन लीजिएगा। आपने तो वो कानून नहीं बनाया जो सुप्रीम कोर्ट ने पास किया था और राजीव गांधी ने 3 तलाक नहीं बनाया। और बनाने के लिए जिस मंत्री को कहा, उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान ने इस्तीफा दे दिया था, वो मंत्री संबंधित थे, उन्होंने कहा मैं नहीं बनाऊंगा ये कानून। तब भी आपने कानून को नहीं माना सुप्रीम कोर्ट को। आइए ना इधर, बनाइए ना, फिर वही बात। विजय सर, अब यही तो बात है आप लोगों की, आप लोग रोज वही मुद्दा, एक चुनाव जीत चुके हैं, दूसरा जीत चुके हैं, आगे बढ़िए और मुद्दे बनाइए जीतने के लिए। मतलब कुछ भी छोड़िएगा, आप कानून नहीं मानते, आप हिंदू मुस्लिम हम सरकार में नहीं है भाई, हम सरकार में नहीं है, हम सरकार में नहीं है, आपको नहीं पता है क्या? सरकार हम चला रहे हैं क्या? नहीं, सरकार में तो नहीं है, लेकिन आपके सांसद तो है ना, आपके सांसद तो है सुधा जी। आप सपोर्ट करेंगे या विरोध करेंगे, ये तो मायने रखता है ना किसी भी कानून का या किसी भी बिल का। शुरुआत में परिवार नियोजन कॉन्सेप्ट हम लेके आ सकते, तो विरोध की बात कहाँ शुरू होती है? कैसी बात करते हैं आप लोग? जब देश को पहला हमने वो कॉन्सेप्ट ही दिया है, हम उसके विरोध में कैसे आएंगे? हमें विरोध उस चीज का है जब ये देश को बांटते हैं, जब ये धर्म की राजनीति करते हैं, जब देश में रहने वाले लोगों को अलग करते हैं, कहते हैं नहीं इनकी वजह से हो रहा है।
जिस आरएसएस की आप बात कर रहे हो उसके संचालक कहते हैं संचालक कि नहीं चाहिए मुस्लिमों, अगर मुस्लिमों को आप लोग आगे बढ़ा रहे हो तो गुलाम रहने दो अंग्रेजों से, और हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम देश गुलाम और आजाद बैठे हुए हैं। कैसी बातें, मतलब दो तरफा बातें कैसे हो सकती हैं? ठीक है, खैरा साहब को बोलने दीजिए, काफी देर से वो बोलना चाह रहे, बोल नहीं पा रहे। खैरा साहब रखिए अपनी बात। नहीं, आपने मुझसे बोलने को कहा था, जी बोला तो ये बोले। जी जी जी, नहीं रखिए। हमें तो 3 लोगों की जगह बोलना पड़ता है और चौथी आप भी है। अब ये क्या पूछ रही है? सर सत्ता पक्ष में बैठे हैं, सबका जवाब देना पड़ेगा आपको। ये भी विरोधाभास किस चीज का? अब क्या चाह रहे हैं हमसे पूछना? सर सबका जवाब देना पड़ेगा, जो भी सवाल पूछेगा आपको जवाब देना पड़ेगा। सर सत्ता में बैठे हैं आखिरकार आप। नहीं, ये कह रहा था, ये कह रहे थे हम कानून का साथ देंगे। आपने देखा 3 तलाक में इन्होंने विरोध कर दिया था, सुप्रीम कोर्ट का संविधान चेंज करने का प्रयास किया था। फिर दोबारा अभी क्या, वो 70 साल में खुद एक कानून बना नहीं पाए उसके ऊपर। हमसे कह रहे हैं आप क्यों नहीं बना रहे, आपने क्यों नहीं बना दिया? हमने पहले कहा कि हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। हम चाहते एक ऐसा वातावरण बने जिसमें सब लोग तैयार हों, उसी वातावरण को बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तब उसके बाद जब हम बनाए तो लोग उसको स्वीकार करें। उसको कई धर्म के नाम पर राजनीतिक पार्टियां उसको भंजाने का। लेकिन सर एक बात बताइए, बाकी भी तो आपने कानून बना दिए, उसमें साथ में लेके चले क्या आप? सरकार बनाने के बाद से काला धन ला रहे थे, पूछिए न कहाँ रह गया, मतलब इतनी बड़ी, पूछिए न काला धन कहाँ है? हमें चाहिए 5%, कहाँ तो 5% हम लोगों को मिलेगा? अरे मंगाइए 5% से जनता का कुछ तो भला होगा, नौकरी करने वालों को भला होने वाला था। ले आइए सर, कैसी बात करते हैं? रोज नए चिंगारियां। सर कहाँ है सर? आपको सर पता है स्विस बैंकों का धन और बढ़ा है? नहीं, मुद्दे से देंगे, अलग हट रहे हैं हम काले धन में बहस नहीं कर रहे। सावित्री जी कुछ कहना चाह रही है, उनका रुख कर लेती हूँ मैं। सावित्री जी ठीक है। आप एक आर्मी की बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं बना पाए, किससे बात कर रहे हैं? ठीक। अरे सेम कांग्रेस नहीं बना पाया। खैरा साहब सुन लेते हैं। आप बेच कहाँ से रहे थे? एक सेकंड रुक जाइए, सावित्री जी बोल रही हैं, सुन लेते हैं। ये बहुत गलत बात है। जिस तरह से आप नोटबंदी लाए, आपने क्या जनता से पूछा था नोटबंदी के लिए? उसी तरह से आप थोपिए। जो थोपने वाले थोपते नहीं है, जो थोपने वाले नहीं उसको थोप देते हैं। तो इसीलिए आप जनसंख्या नियंत्रण बिल लाइए, पूरा देश आपके साथ है, सारी पार्टियां आपके साथ रहेंगी। और अगर है या नहीं है सर, पूर्ण बहुमत के साथ तो आप सत्ता पर काबिज है। अब कोई है या नहीं है, उससे क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी धर्म की मीटिंग बुलाने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधे बिल लाइए। आप देखिए, आप कह रहे हैं कि हम पूर्ण बहुमत देखिए, बिल्कुल अगर विपक्ष इसका विरोध करेगा ना, क्या फर्क पड़ता है? विरोध करेगा तो पक्ष में आने लायक ही नहीं रहेगा। जी खैरा साहब रखिए। फर्क ये पड़ता है, आपने इनके नेताओं के बयान सुन लिए ना, उठाएंगे आपने सुन ली ना ओबीसी की धमकी। वो नेता तो हमेशा वही। अरे सर आप सत्ता पर काबिज है, आप कहते हैं ओवैसी ने क्या धमकी दी? कैसी बात कर रहे हैं खैरा साहब? आप क्यों आपने पूछा हमसे तो जवाब सुनिए ना, तो जवाब नहीं सुनते। सावित्री जी सुन लेते हैं। एनालिस्ट बन गया। अभी आप नोटबंदी पे बोल दिया, इसको बोल दिया, अपना हमें जवाब देने दीजिए ना। क्या नोटबंदी पे हमको जाना? अब बोलिए बीच में आप नोटबंदी पर मोहर लगा दी मैडम चौधरी, जनता ने मोहर लगा दी और ज्यादा MP जिता दिए। नोटबंदी से खुश थी जनता। अभी आप इस साइड पे भी बोलोगे खुश है क्यों मारा? नहीं, मुद्दे से भटक रहे हैं। नोटबंदी की बात नहीं हो रही है, आप मुद्दे पे आइए ना। कानून क्यों नहीं लेके आते? क्यों नहीं बनाते हैं कानून क्यों नहीं बनाते हैं? उस पे आइए। वही मैं कह रहा था, कानून बनाने का समय आ गया है और पार्टी कानून बनाएगी तो उसी के ऊपर पार्टी लाइन पे चल रही है। अगर ये भी साथ में हो गए तो और भी अच्छी बात है। अगर धमकी देते ओबीसी कि हम ये करा देंगे, आप नहीं बना सकते कानून, आपके सामने बोले आज ओबीसी तो पहले भी बोले थे हम। सर ओबीसी से डरती है क्या भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी के नेता? कभी बोले थे कुछ भी 70 पर खून की नदियां बहा देंगे, फिर भी हमने 370 लगा के माने खून की नदियां। अभी भी लाइए ना सर, वही तो बात है, लाइए फिर। न कांग्रेस बहा पाई, न सापा बहा पाई कांग्रेस की, उनके साथ उनके मैसेज बहा पाए। तो अब समय जब प्लीज एक मिनट दीजिए, आपकी समझ में आने लग गया कि जरूरत है। आज मोहन भागवत की बात को आपने टाइट कर दिया कि वो ठीक बोल रहे हैं, कांग्रेस ने भी कह दिया, सापा ने कह दिया, तो बन गया कानून। नहीं अब एक सेकंड सुधा जी मैं आ रही हूँ, लेकिन एक बात बताइए मुझे खैरा साहब, ओवैसी से भारतीय जनता पार्टी डरती है
या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता डरते हैं, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं, या विजय खैरा साहब डरते हैं? कौन डरता है सर? और कब नहीं बोलते ओवैसी? किस मुद्दे पे नहीं बोलते हैं? खैरा साहब भी डरते हैं, मोदी जी भी डरते हैं, पूरा देश डरता है। जिसको देश से प्यार है वो सब डरता है उन दंगों से जो दंगे ये लोग धर्म की आड़ में करवा देते हैं। मैं उन दंगों की बात कर रहा हूँ, उन दंगों से मैडम डॉक्टर एक मिनट प्लीज। ये मैं भी सोच रही थी कि धर्म कैसे नहीं आया आपकी बातों में। जी बिल्कुल बताएं प्लीज। आप चाहती हैं कि मैं नहीं बोल पाऊँ, आप डिस्टर्ब कर दो ताकि बात बदल जाए। सही बात बिल्कुल नहीं सर, आप बोले। इट्स नथिंग न्यू। ये ऐसी मैंने बहुत सारे डिबेट में बोलने वाले लोग देखे हैं वो जो खराब करते हैं। ठीक है, रखिए अपनी बात। आपने हमसे बोलने को बोला है, हमको बोलने दीजिए 2 मिनट, फिर आप बोलिए, उंगली उठा लीजिए, बोल लेना। अभी मैं आपसे कह रहा हूँ, जहाँ तक कानून का सवाल है, अब अगर लोग एक मत हैं तो अच्छी बात है। हम नहीं चाहते कि डिवीजन हो किसी बात के ऊपर। एक मत है तो कानून बन जाएगा। और रहा हिम्मत का सवाल, तो हमने 3 से 70 बना के दिखा दिया है, तो हिम्मत की बात तो छोड़ दीजिएगा। तो जब हम समझ लेंगे तो बनी नहीं, बनना है तो बनेगा ही बनेगा। बहुमत भी है, जनता भी हमारे साथ है, नेता हो ना हो, विपक्षी हो ना हो, हमें जो राष्ट्र में होगा वो हमें करना ही है। और हमने बता दिया 70 में किसी की धमकी नहीं मानी थी, जो वाकई खतरा पैदा कर दिया था। करना है कर दीजिए। इस तरह के बयान क्यों? और ये बयान जो है वो क्या साबित करते हैं? जोशी जी सीधा रुख आपका कर लेते हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए। देखिए मैं कहना चाहता हूँ, जनसंख्या का जो बिल है उसका विरोध नहीं है, लेकिन उस चीज का विरोध है जब धर्म और जाति से उसको जोड़ के कहेंगे तो निश्चित तौर पे इसका विरोध होगा। और दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, अभी आप चर्चा कर रहे थे आपने एएमआईएम के, वो तो एमआईएम वाले हो गए, बहन मायावती हो गई, ये तो इनके पार्टनर है, उनको किस बात की दिक्कत है उनसे? ये तो चुनाव में सिद्ध हो चुका है, इनके पार्टनर रहे और इनकी तरफ से बैटिंग करते हैं वो लोग, और आते हैं और समाजवादी पार्टी को हरा के चले जाते हैं इनकी साइड से। तो इन लोगों को तो दिक्कत नहीं है मैडम, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये तो इनके पक्के साथी है, बहुजन समाज पार्टी और एएमआईएम, वो तो इन्हीं की साइड से। अभी आपने कहा कि देखिए, क्योंकि हम इस पे चर्चा कर रहे हैं, अब सवाल ये है कि आपने कहा कि इसका विरोध नहीं है, कानून का विरोध नहीं है, कानून लेके आइए, समर्थन होगा आप लोगों की तरफ से, ये मान के चले समाजवादी पार्टी इसके पक्ष में वोट करेगी। मैं निश्चित तौर पे आप कहना चाहता हूँ, अगर कानून इस मंशा से आएगा और किस स्वस्थ मंशा से, लेकिन जिस हिसाब से उनके मुख्यमंत्री ने, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जिस तरह से बोला कि वर्ग विशेष, और इन्हीं के सांसद ने कहा, आपका बयान भी है टीवी में, मैंने भी देखा, साहब ने कहा कि धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर नहीं, वो एक देश की समस्या है, यही बोला ना नकवी साहब ने। तो इन्हीं के सांसद रहे। सर अगर कानून बनेगा तो सबके लिए बनेगा ना, किसी एक जाति के लिए थोड़ी ना बनेगा। कानून बने लेकिन उसके पीछे भावना किसी धर्म को ठेस पहुंचा के, किसी जाति को ठेस पहुंचा के होगी। नहीं, आप ये कैसे अनुमान लगा लेंगे कि किसी धर्म, किसी जाति को ठेस पहुंचाने के मकसद से ही कानून लाया गया है? और अगर ठेस पहुंचेगा तो फिर किसी और वर्ग को क्यों नहीं पहुंच सकता उससे? सर न्याजी मैं कहना चाहता हूँ, हो सकता है मेरी शिक्षा आपसे बहुत कम रही हो, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूँ, ये वर्ग विशेष किसके लिए कहते हैं, जो मुख्यमंत्री जी अच्छी भी किसके लिए कहते हैं, यहाँ पर पिछले पहले से सब जानते हैं। नहीं, मंशा आप कैसे जान लेंगे, मुझे ये बताइए। अगर आप ये कह रहे हैं कि अगर ठीक मंशा के साथ लेके आया जाएगा, ये मंशा कैसे जान लेंगे सर? जब योगी जी ये बोलते हैं कि एक वर्ग विशेष के कारण जनसंख्या बढ़ती है, मुझे तो मतलब योगी जी के बयान के बाद आप इस अगर ये मसौदा आएगा उसका आप विरोध करेंगे, ये कह रहे हैं आप? अगर वो वर्ग विशेष की बात करेंगे हम लोग आप विरोध के, समाजवादी पार्टी संसद में जनसंख्या नियंत्रण कानून का विरोध करेगी। मैंने क्या कहा आपसे, अगर ये वर्ग विशेष की बात करके कोई बात करेंगे हम उसका विरोध करेंगे। नहीं, बात का विरोध करेंगे या फिर अगर ये मसौदा आएगा कानून बनाने के लिए तो इसका विरोध करेंगे? वो तो जब कानून बनेगा वो तब होगा, लेकिन जब ये वर्ग विशेष के साथ इसको जोड़ के देख रहे हैं तो हम इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं करेंगे, वर्ग विशेष का नहीं करेंगे सर। ठीक है, आप साथ रहिए। ठीक है, यानी कि आप डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं ना, आप ये कह रहे हैं कि हम समर्थन करेंगे, ना आप ये कह रहे हैं कि हम विरोध करेंगे। मतलब क्लियर नहीं है अभी समाजवादी पार्टी का स्टैंड। देखिए अभी तो चर्चा है, बिल अभी आया नहीं है, बिल के आने के बाद तय करेंगे, लेकिन जो चर्चा चल रही है कि वर्ग विशेष के कारण जनसंख्या बढ़ती है, यहाँ पर हमारी विरोध और आपत्ति है। ठीक है, ठीक है। सुधा जी कुछ कहना चाह रही थी, जल्दी से अपनी बात रखिए, फिर सावित्री जी का रुख करते हैं। जी नेहा जी, जब हम बात करते हैं कि आप डिप्लोमेटिक बात कर रहे हैं,
तो डिप्लोमेट और डिप्लोमेसी और ये सब तो ऑब्वियस सी बात है, वो वर्ड उसी से जुड़ा हुआ है। जब बात यहाँ पे हो रही है जनसंख्या की, और हमारे विजय भाई ने कहा कि हम सारे कानून ले आए, हमें किसी की जरूरत नहीं, हमने कर लिया। तो जब आपने वहां कर लिया और यहाँ पे आपको मालूम है कि आपकी भारत सरकारें चाहे वो किसी पार्टी की रही हो, उन्होंने देश के भले में जो जो हित के कानून थे वो आए, कई संशोधन किए गए, कई चीजें बार बार बदली गई, इम्प्लीमेंट किए गए। हमेशा हम देश को विकास से लग्जरी तक ले आए। हम जानते हैं कि पहले हम विकसित हो रहे थे, विकासशील थे, फिर हमने लोगों के जीवन में लग्जरी को भी लाना शुरू किया। ये सब चीजें हो रही हैं। हमारे विजय भाई ने कहा कि क्या किया? अरे भाई इतना तो किया ना कि आप उसके बाद दौड़ सको, चलने लायक तो बनाया, आप उसको बेच सको इस लायक तो बनाया, हमने इतना किया। अब आप बेच के कमा रहे हो, आपकी अलग बात है। दूसरी बात, अगर ये कानून बनता है और देश का भला है, हमें सिर्फ शिकायत इनसे इस बात की है कि वहां पे उस जुमले में जबकि बात है हमारा क्या कोई धर्म है देश के संविधान का? नेहा जी आप तो विद्यार्थी रहे हो, है ना? नहीं है धर्म, सर्वधर्म समभाव की बात हुई है, हमारी प्रस्तावना में लिखी है। कोई धर्म नहीं है ना हमारे देश का, सभी धर्म के लोग रह सकते हैं, समान नागरिकता है, सबको मिल सकता है, सभी धर्म को अपने अपने हिसाब से करने का कानून है, सभी कर सकते हैं, सबको स्वतंत्रता का अधिकार है अपने अपने हिसाब से। ये आप मानती हैं? अब मैं उसी बात को, जब हम मानते हैं जो परसों हमारे राष्ट्रीय चिन्ह का जिस तरह से किया गया सब कुछ, क्या वहां पे सबको आने की जरूरत नहीं थी, सबको बुलाने की जरूरत नहीं थी? ये कहते हैं कि लोग जानते नहीं है। अरे आपको अगर यही दिखाना था, सबके पार्टियों से कुछ लोगों को बुला लेते, कितनी भीड़ हो जाती भाई। आपको एक राष्ट्रीय प्रतीक को करना था ना। मैं भाई की बात का उत्तर दे रही हूँ, केवल मैं उस मुद्दे पे नहीं जा रही हूँ। जब आप कहते हो कि आपकी मंशा अच्छी है, थोड़ा सा हम ट्रैक से हट रहे हैं, क्योंकि ये विषय आज का हमारा नहीं है। मैं उस कानून, नेहा जी कानून के मंशा की बात हो रही है। मंशा है तो उसको करके दिखाइए ना, बार बार लांछन, आरोप, विपक्ष पे आरोप, उस पे आरोप। आप वर्तमान में कितना, सावित्री जी ने कहा कि जो है वो करिए, तो करिए। जनता चाहती है उसके भले के जो कानून बन सकते हैं। आपने नोटबंदी के पहले हमसे कुछ नहीं पूछा, नोटबंदी आपने की, जिसको जितने लोग जैसे तमाम और भी कानून बने, उससे पहले कितना पूछा, और अब इस कानून के लिए क्यों इंतजार किया जा रहा है? ठीक है, एक मुख्यमंत्री आता है बोलता है कि नहीं ऐसा है, ऐसा क्यों हो रहा है भाई? आप कानून बनाओ, सबकी सर्वसम्मत से संसद में बात करो, आप ला दो, ठीक है, इसमें दिक्कत क्या है? ठीक है सावित्री जी, अगर इस वक्त कानून नहीं बना तो आने वाले वक्त में ये कितनी बड़ी चुनौती फिलहाल देश के लिए पैदा हो सकती है, या फिर कितनी बड़ी समस्या आप आगे आने वाले वक्त में देखती हैं कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया गया तो क्या क्या समस्याएं आगे आ सकती है? सावित्री जी, चलिए लगता है आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है। चलिए एक बार फिर से कनेक्ट करते हैं आपसे सावित्री जी। खैरा साहब, अभी आपने सुना, ये कह रहे हैं कि देखिए बहुत कानून आप लोगों ने बना दिए, बहुत ज्यादा आपने बदलाव किए, और उससे पहले तो विपक्ष से नहीं पूछा जाता था, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि देखिए हम सबकी सहमति चाहते हैं। अब आपको क्यों ऐसा लगता है कि सबकी सहमति की इसमें जरूरत है, या फिर सबकी सहमति से ही कहीं ना कहीं इसमें आगे बढ़ना चाहिए? कानून आप बनाना चाहते हैं बनाइए, लेकिन सहमति की अब आपको क्यों जरूरत आन पड़ी? दो बातें इन्होंने कही, मुझे दो के जवाब देना है डॉक्टर सुधा जी। दो बातों के, एक ये कह रहे थे कि इन्होंने बनाया, हमने बेच दिया। सिर्फ बेस्ट केंद्र बनाए थे, सिर्फ एयर इंडिया अरबों के लॉस में, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉस में बिक गया, स्कूटर ऑफ इंडिया लिमिटेड बिक गया, बाइसाइकिल कॉर्पोरेशन बिक गया। कोई एक कॉर्पोरेशन मौजूद है, एक तो मुसीबत है। देखिए प्लीज व्यक्तिगत मत करिए, मैंने कहा सारे फैक्ट मौजूद है। आप लोग ऐसे सम्मानित मंचों पे बैठे झूठी खबरें मत दिया करिए। आप टॉपिक मत चेंज करिए, आपने जितना बोला मैंने कहा कि जो सत्य हो तथ्यों के साथ वो दिया करिए सर। जो आप मुझे मुसीबत नहीं बोल सकते, मुसीबत आप लोग हैं देश पे। हम डॉक्टर सुधा जी सब बेच देंगे, एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये प्रेस सेंटर और चरागाह जो है माल खाने के, सब बंद कर दिए हमने, जो घाटे में चला है कांग्रेस पार्टी ने 40 साल तक। एक कॉर्पोरेट लखनऊ में आपने जो अभी एक लुलू माल का आपने वो किया उद्घाटन, उसमें जो धार्मिक अनुवाद चल रहा है उसकी बात करिए ऐसे। अरे अब जवाब दो, आप लोग धार्मिक के नाम पे कुछ कहा सकते हो। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लॉस में है, LIC की बात कर रहे हैं सर। ट्रैक से मत हटिए सर, प्लीज प्लीज आप लोगों से अनुरोध है, मुद्दे पे रहिए। क्या हुआ था? मुद्दे पे रहिए। नेहा जी कुछ खास प्यार है डॉक्टर सुधा से, आप क्यों नहीं रोकती इनको? 8 बार वे डिस्टर्ब कर चुकी है। आप हमको किस तरह की बात आप कर रहे हैं खैरा साहब? मैंने नहीं रोका क्या? मैंने नहीं टोका क्या? ट्रैक से अगर चेंज हो रहा है ट्रैक में नहीं रोक रही क्या?
मुद्दे से भटक रहे हैं, मैं नहीं रोक रही, क्या कैसी बात कर रहे हैं खैरा साहब? तो मैं तो पहले बैठता हूँ, कहने देने दीजिए, खत्म। अगर भारतीय जनता नहीं, आप पहली बार थोड़ी बैठे हैं खैरा साहब, आप पहली बार बैठे हैं क्या? अब ये बोलेंगी तो मैं कैसे जवाब दे दूंगा? नहीं, वो अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, इस तरह की बातें मत करिए प्लीज। खैरा साहब, आप अपनी बात रखिए, मैं सबसे ज्यादा मौका आपको दे रही हूँ, आप कह रहे हैं कि ऐसा है वैसा है, गलत बात है ना ये। मैं खाली इनके डिस्टर्बेंस की बात कर रहा हूँ। और दूसरी बात आपने मुझसे ये कही है, कानून क्यों नहीं बना? जैसे आपने बहुत पहले बहुत से कानून बनाए, उन कानूनों में जिनमें बनाने में ये सवाल नहीं था कि एक धर्म विशिष्ट लोग कहते हैं कि बच्चा पैदा करना हमारा धर्म में है, ये सवाल आता है हर बार। इसीलिए कांग्रेस भी नहीं कर पाई, क्योंकि उस समय वोट की लड़ाई ने तुष्टिकरण की थी। हमें वो नहीं है, हमें सिर्फ माहौल बनाने की बात थी। इसलिए उसको मैं कोशिश कर रहे हैं कि हर तरह से ये लोग किस तरह भड़काए नहीं, और इसी के लिए हमने उदाहरण दिया था संसद का भी और ओबीसी का भी। अभी भी वो कह रहे हैं कि हमारे धर्म में बच्चा नहीं है, ये अल्लाह की देन है। तो जब ये सवाल उठता है तो वो तो वातावरण तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये वातावरण बन जाता है, कल तक जो पार्टियां इन लोगों को इंकरेज करती थी, हाँ अल्लाह की देन है, आज वो हमारे पक्ष में आ रही है, वो समझ रही है। ठीक है, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया है सुधा जी का, मैं रुक कर लेती हूँ, उसके बाद सावित्री जी का रुक करूंगी। सुधा जी, क्या वाकई आप लोगों में हिम्मत नहीं थी? ये कह रहे तुष्टीकरण की राजनीति करी है कांग्रेस पार्टी ने, और हिम्मत नहीं थी कि कानून बना दे। ये लोग कर रहे हैं, इनके नेता मंचों से बोलते हैं कि हिंदुओं को इतने बच्चे पैदा करने चाहिए। ये मैं नेताओं के नाम लेना नहीं चाहती हूँ यहाँ पे, जिस तरह सर बात कर रहे हैं, अगर वो लोग कर रहे हैं तो ये लोग भी तो बोल रहे हैं ना। ये बोलते हैं हर हिंदू को इतना बच्चा पैदा करना चाहिए, इतना बच्चा अरे आप एक तरफ कानून लाने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आपकी पार्टी के सम्मानित कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं सोचा कानून बनाने के लिए, क्यों नहीं सोचा? मैंने नेहा जी स्टार्टिंग में कहा था कि पहले सुविधाएं आती हैं फिर लग्जरी आती है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि पहले देश को जब हम स्वतंत्र हुए थे तो देश को सुविधाओं की, जरूरतों की चीजों को देना था। जहाँ पे रोटी कपड़ा मकान की बात हो रही थी, लग्जरी वहाँ पे उस समय अगर हम बात करते हैं कि हर घर में मकान मत दो, पहले लेटरिन बनवा दो, तो वो लग्जरी होती है। हाँ जी, देश में कब किसकी कहाँ जरूरत है उसकी बात होनी चाहिए। ये लोग बिना सिर पैर की बात करते हैं। ये देश सुधा जी आज से 60 साल पहले की बात नहीं कर रही हूँ मैं, आज से 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, जब आपकी सरकार थी, यूपीए 1 भी थी, यूपीए 2 भी थी, मैं तब की बात कर रही हूँ। जी बिल्कुल नेहा जी, जब कोई चीजें देश में विकास के हर एक सीढ़ियां होती हैं, हम सीधे 4 तल्ले पे नहीं पहुंच पाते हैं ना। हर कानून के आने में जब इस तरह की चीजें हो रही होती हैं तो सबसे जरूरी चीज क्या, जब हम पढ़ने गए थे, पहले पहले क्लास में होंगे, दूसरी में होंगे, तीसरी में होंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पीजी करेंगे ना। वहां तक पहुंचने में अगर हम पहुंच चुके हैं तो करिए उसको, क्यों देरी हो रही है? ठीक है सावित्री जी, सवाल मेरा यही है कि कितनी चुनौतियां आप देखते हैं, अगर इस पर अभी वक्त रहते कदम नहीं उठाया जाता है तो देश के सामने कितनी चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? देखिए, अगर जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बना, इस देश को जनसंख्या विस्फोट से बचा नहीं सकता। आज हमारे देश में सारी समस्याओं की जड़ है बढ़ती आबादी। कहावत है ना, हमारा मनुष्य को जीने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। कृपया लाइन पर बने रहिए। आर्टिकल 21 के अंतर्गत हम इनमें से कोई भी चीज प्रोवाइड करा पा रहे नहीं करा पा रहे। आजादी के समय जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है। तो देखिए, हमारी जमीन इतनी सी लिमिटेड है, जमीन बराबर नहीं है जो जमीन बढ़ जाएगी, और हम बढ़ते चले जा रहे हैं तो क्या होगा हमारे देश। इसलिए चाहे हमारी किसी भी पार्टी के नेता हैं, कोई भी हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो चंद लोग होते हैं जो विरोध करेंगे, केवल राजनीति करते हैं, अपनी तुष्टीकरण की नीति करते हैं। इसके लिए ना तो किसी को चर्चा की आवश्यकता है, हमारी सरकार को ना किसी पार्टी को धर्म को बुलाने की आवश्यकता है, ना किसी ऐसे सलाह लेने की आवश्यकता है। सीधे सीधे जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए और सख्ती से लागू करें, जिस तरह से चीन में बना था। वास्तविकता में जाए तो हमारे देश को वन चाइल्ड पॉलिसी की आवश्यकता है। अगर आज कानून बनता है तो उसका असर कम से कम 20 साल बाद दिखाई देगा, और 20 साल बाद भी हम कितने होंगे? 2 अरब से ज्यादा होंगे। आज भी हम सड़कों पे नहीं चल पा रहे हैं तो 20 साल बाद क्या होगा? लोग कहते हैं हमारा देश सोने की चिड़िया था। सोने की चिड़िया था नहीं, सोने की चिड़िया है। हमारे देश में सोना कम नहीं हुआ है, हम बढ़ गए हैं। जिस समय सोना घड़ी किलो में मिलता था ना, उस समय हमारे देश की आबादी लाखों में थी। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे सोचने की जरूरत है।
माफ कीजिएगा जोशी साहब, मेरे पास वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पे इस और सोचने की जरूरत है, और तमाम बयानात नेताओं की तरफ से आते हैं, उससे हटकर अब सरकार को इस पर कानून बनाने की जरूरत है, जैसा कि इस डिबेट में निकल के सामने आया। लोकतंत्र में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।